Hello children, I hope you all are good, and once again I am here with the new topic of SST, that is your chapter number 6, the grasslands and the prairies. So we are going to study the prairies in this chapter. First of all, you should understand what are prairies, where exactly they are going to locate. बेटा प्रेरीज जो हैं वो ग्रास लैंड होते हैं एंड देयर आर मेनी ग्रास लैंड इन द वर्ल्ड. आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रास लैंड एग्जैक्टली कहाँ फाइंड आउट होते हैं. सो जस्ट चेक द डायग्राम. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रास लैंड, हैव अ लुक ऑन दिस ग्लोब वंस अगेन. यू नीड टू अंडरस्टैंड what is this. This is North Pole. And what is this? This is South Pole. And in between what we have drawn? That is equator, 0 degree equator. Now recall what we have read in the previous chapter. हमने कुछ मेजर लैटिट्यूड्स को रीड किया था. अगर आपको याद है तो हमने 23.5 डिग्री पर बनाया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ओके और 23.5 से चलते चलते हम पहुंचे थे 66.5 डिग्री पर. दैट इज योर आर्कटिक सर्कल. ओके बेटा, अब सी 23.5 से लेके 66.5 तक ये जो रीजन है ना आपका, दैट इज कॉल्ड टेम्परेट जोन. इसे हम क्या कहते हैं? टेम्परेट जोन. सेम ऐसे नीचे आ जाओ. नीचे आप आते हो सदर्न हेमिस्फेयर में, यहाँ पे भी 23.5 डिग्री साउथ. यहाँ से आप नीचे चलिए और मूव कीजिए 66.5 डिग्री पर. ओके साउथ में. तो यहाँ जब आप आते हैं तो सेम ऐसे ये जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके अंटार्कटिक सर्कल का जो रीजन है, दैट इज टेम्परेट जोन. तो ये आपको पता होना चाहिए. देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड द ज्योग्राफी बेटा. तो हमने क्या पढ़ना है? 2 टाइप्स ऑफ टेम्परेट जोन. One is the northern hemisphere, that is from Tropic of Cancer to the Arctic Circle, and another is in the southern hemisphere, that is from Tropic of Capricorn to the Antarctic Circle. अब जो भी ग्रासलैंड की बात होगी ना वो आपको यहीं मिलेंगी, लेकिन प्रेरीज यहाँ पर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है. तो अब हम प्रेरीज की बात करेंगे. ओके अब आपको क्लियर हो गया प्रेरीज कहाँ पर है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. चलिए डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के बारे में. यू नो डैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेम्परेट जोन एज आई हैव शोन इन द डायग्राम. इन दोनों टेम्परेट जोन के बीच में हमारे आते हैं ग्रास लैंड. नाउ दिस रीजन एक्सपीरियंसेस लेस अमाउंट ऑफ रेन इन बिटवीन 30 सेंटीमीटर टू 60 सेंटीमीटर. जो ये टेम्परेट जोन होते हैं ना बेटा, इसमें जो रेनफॉल होती है वो 30 टू 60 सेंटीमीटर के बीच में होती है. ड्यू टू द लार्ज ट्री कैन नॉट बी सपोर्टेड. इस वजह से क्या होता है, हाई लार्ज ट्री जो है वो ग्रो नहीं हो पाते. तो हाउएवर दिस मच रेनफॉल इज वेल सूटेड फॉर द ग्रासेस एंड दिस इज द रीजन दैट वास्ट ग्रास लैंड आर फाउंड इन दिस रीजन. तो अब आगे से आपसे कोई पूछता है ना कि भाई यहाँ पे घास ही क्यों होती है, पेड़ क्यों नहीं होते? क्योंकि इतनी ज़्यादा हैवी रेनफॉल नहीं है कि भाई पेड़ उग जाएं और इतनी ज़्यादा कम भी नहीं है कि कुछ भी ना उगे. 30 टू 60 सेंटीमीटर के बीच में है ना, तो ये ग्रासलैंड के लिए सूट करता है. अब चलते हैं वर्ल्ड में कितनी ग्रासलैंड्स हैं. डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में ना बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड हैं और उन्हें हम डिफरेंट नेम से जानते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन नॉर्थ अमेरिका ग्रासलैंड्स आर नोन एज प्रेरीज. आप ये देख रहे हो, ये जितना आपको ये ग्रीन पैच नज़र आ रहा है ना मैप में, दैट इज प्रेरी. साउथ अमेरिका में जाओगे तो सेम ग्रासलैंड इज नोन बाय द नेम ऑफ पंपास. इसे हम पंपास कहते हैं साउथ अमेरिका में. सेम एज आगे मूव करते हैं साउथ अफ्रीका में. तो साउथ अफ्रीका में जब आप जाएंगे, दीज ग्रासलैंड्स आर नोन एज वेल्ड्स, VELDS, वेल्ड्स. और एशिया में जब हम जाते हैं, दीज ग्रासलैंड्स आर नोन बाय द नेम स्टेप्पीज, STEPPES, steppes. And moving to the southern hemisphere, the next continent, that is Australia. ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रासलैंड है उन्हें हम क्या कहते हैं? डाउन्स.
downs. So you have seen the different names for the grassland in the different countries. Now what we have to discuss is, I have told you, in the North America, okay, and this is the French word बेटा. prairies word जो है ना एक French language का word है, which means a meadows or the grassland. The prairies are located chiefly in the USA, United States of America, but some part of Canada is also having the prairies. तो ये आपको पता चल गया ना कि prairies कौन सा word है? French word. और कहाँ कहाँ मिलता है ये prairies? United States of America में और some parts of Canada में. Now let's know about the physical features and the climate of prairies. Climate in the prairies is extreme. Extreme का मतलब क्या हो गया? Too cool in the winter and too hot in the summer. तो बहुत ज़्यादा ठंड हो गई और बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई. And it rains in summers and snows in winter. गर्मी में बारिश हो रही है, सर्दी में स्नोफॉल हो रही है. The land is very fertile. The prairies are vast lowland covered by grasses for miles and miles. आप दूर तक देखोगे ना बेटा तो आपको घास ही घास दिखेंगी. अब घास ऐसी नहीं कि आपने देख ली छोटी ग्रास, नहीं. घास मीन्स यू कैन से द श्रब साइज, लाइक इतना हाइट होता है ना, उतनी लंबी लंबी घास आपको दूर तक नजर आएंगी. And these lowlands have been gradually turned into the farmlands also. farmlands में कैसे कन्वर्ट हो गए? क्योंकि धीरे धीरे लैंड फर्टाइल है तो लोगों ने उस पर एग्रीकल्चर फार्मिंग करना स्टार्ट कर दिया. एंड देयर आर फ्यू ट्रीज एज द अमाउंट ऑफ रेनफॉल कैन नॉट सपोर्ट. पहले भी मैंने आपको बताया प्रेरीज में आपको पेड़ बहुत कम मिलेंगे क्योंकि बारिश उतनी नहीं होती जो ट्रीज की ग्रोथ को सपोर्ट करे. Now the land towards the western region is hilly and uneven where the animals are reared chiefly. तो प्रेरीज की ये हो गई लोकेशन. और ये मैंने आपको बताया कि समटाइम ये जो ग्रास लैंड है वहाँ के लोग इसे कट करके फॉर्म लैंड में कन्वर्ट कर देते हैं टू डू द कल्टिवेशन. नाउ व्हाट अबाउट द वाइल्ड लाइफ? क्या यहाँ पे वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट करती है? सी बेटा, लार्ज नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द प्रेरीज आर हेयर. Why? Because food is available, है ना. ग्रासलैंड की बात हम कर रहे हैं तो abundance में ग्रास है तो इसलिए वाइल्ड लाइफ भी रिच होगी. There are large number of herbivores which chiefly feed on the grass. herbivores ही मिलेंगे ना क्योंकि ग्रासलैंड है. herbivores कौन से होते हैं? Those who depend on the grass, यानी कि वो घास खाते हैं. And then there are large number of carnivores also which feed on the herbivores. ये तो फूड चेन बन गई. जहाँ हर्बीवोर्स होंगे वहाँ कार्निवोर्स एनिमल्स भी होंगे जो कि दूसरे हर्बीवोरस एनिमल को खा रहे हैं. बाइसन, जेब्रा, एंटीलोप्स, हॉर्सेस, रैबिट, डियर, वुल्व्स, ओ माय गॉड, सो मेनी एनिमल्स आर फाउंड हियर. And then among the birds, if I am talking, the important ones are vulture, eagles, falcons, which feed on the dead and hunted animals. अब आपको ये पता होना चाहिए बेटा, ये जो वल्चर होते हैं आपके या आपकी ईगल्स हैं, स्पेशली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट वल्चर, दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्केवेंजर. इन्हें हम स्केवेंजर्स भी कहते हैं. क्यों कहते हैं हम स्केवेंजर्स इन्हें? स्केवेंजर्स वो बर्ड और एनिमल होते हैं बेटा, दोज हु आर फीड ऑन द डेड एनिमल. जो डेड एनिमल मर जाते हैं ना उनको ये खाते हैं, तो इसलिए इन्हें स्केवेंजर्स कहा जाता है. And there was a time when millions of bison lived here, but most of them have been hunted out for meat. एक समय ऐसा भी था बेटा कि यहाँ पे इतने सारे बाइसन थे, आपने देखा भी होगा वेरियस मूवीज़ में भी, है ना, कि बहुत सारे बाइसन इकट्ठे रहते थे. लेकिन इनका इतना हंटिंग हुआ, इलीगल पोचिंग हुआ, इन्हें मीट के लिए मारा गया. तो आज जो बाइसन्स हैं उनकी संख्या प्रेरीज में कम है. नाउ व्हाट अबाउट द पीपल? लोग वहाँ पे कैसे सर्वाइव करते हैं और क्या करते हैं? पीपल इन द प्रेरीज आर रिच एज दे ओन वास्ट ट्रैक्ट ऑफ लैंड ऑन विच दे ग्रो क्रॉप्स एंड रियर द कैटल ऑन अ लार्ज स्केल. भैया बहुत सारी ज़मीन है लोगों के पास, उस ज़मीन को वो क्लियर करके इतने बड़े बड़े फार्म हाउस बनाते हैं और उस पर एनिमल्स को भी रखते हैं, कैटल्स को रियर करते हैं.
तो पैसा तो आएगा और इसलिए दे आर रिच। दे लिव ऑन द फार्म्स विद देयर फैमिलीज एंड वर्कर। मतलब आप वहाँ देखोगे ना प्रेरीज में जो पीपल हैं वो फार्म हाउस में रहते हैं, छोटे छोटे घरों में नहीं रहते हैं। एंड मशीन्स आर यूज ऑन द लार्ज स्केल फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। क्योंकि फार्म हाउस है बेटा, छोटी ज़मीन तो है नहीं, तो बड़ी बड़ी मशीनें लगती हैं। लाइक कंबाइन हार्वेस्टर होता है सोइंग के लिए, रीपिंग के लिए, थ्रेशिंग के लिए, स्टोरिंग के लिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स आर यूज्ड एंड दे enjoyed all modern facilities in transportation, education, medicine, science, technology, etc. Well developed prairies. Now, main occupation क्या है? As we have discussed, the main occupation is farming, cattle rearing and dairy farming. भाई एनिमल्स ज़्यादा हैं तो डेयरी फार्मिंग होगी। चलो फार्मिंग को डिस्कस करते हैं। There are very vast farmland which had been converted out of grassland. क्योंकि बहुत दूर तक बेटा ग्रासलैंड थे तो लोगों ने क्या किया, अपनी अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ग्रासलैंड को क्लियर किया और फार्म हाउस बनाने स्टार्ट कर दिए, फार्मलैंड्स बनाए। एंड द चीफ क्रॉप व्हाट दे ग्रो हियर, दैट इज व्हीट। व्हीट को सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है। एंड आफ्टर व्हीट दे ग्रो द मेज एंड देन ओट्स, बार्ले, oil seeds, etc. Now wheat is grown on the large scale, so this reason is also called wheat basket of the world. Please make sure you have to learn this term क्योंकि 1 मार्कर क्वेश्चन में आ जाएगा। Which region is known as wheat basket of the world? That is prairie. Or why? Because wheat in the large amount grow there. Now modern machines are used for all types of farming activities. Crops are sown soon after the snow melt. जैसे ही बर्फ पिघलती है ना फटाफट बीज को बो दिया जाता है। And grain is stored in the tall towers. You can see this picture. ये जो टॉवर दिख रहे हैं ना आपको, टॉल टॉवर, इसमें ग्रेन स्टोर करके रखा जाता है सो डैट स्नोफॉल वगैरह होती है तो उनका ग्रेन खराब ना हो। अब इस टाल टॉवर को क्या कहते हैं? सिलोस, SILOS. The large tall tower known as silos. Now moving to the cattle rearing. Farming तो हो गई। अब जानवरों को कैसे पालते हैं वो? The western region is uneven, rocky and less fertile. जब हम प्रेरी के वेस्ट में जाते हैं ना उतना फर्टाइल लैंड हमें नहीं मिलता है। So it gets a little rainfall which is barely sufficient to support any grasses. वेस्ट में ना बारिश अच्छी होती है, ना लैंड फर्टाइल है और ज़मीन भी रॉकी है, प्रॉपर नहीं है। तो इसलिए वहाँ पर लोग क्या करते हैं, वहाँ पर वो कैटल रेयरिंग करते हैं, जानवरों को अच्छे से पालते हैं। अब कैटल रेयरिंग लार्ज स्केल पे होता है। थाउजेंड्स ऑफ कैटल्स आर केप्ट ऑन अ लार्ज फार्म एंड दैट इज कॉल्ड रैंचेस। जहाँ पर बहुत ज़्यादा जानवर एक साथ पाले जाते हैं ना बेटा, तो ये लार्ज फार्म्स जो एनिमल्स के होते हैं उन्हें हम रैंचेस कहते हैं। द ग्रास फेड कैटल इज अल्फाल्फा। ये देखो आप, अल्फाल्फा ये क्या है? ये वो ग्रास कैटल हैं, मतलब ऐसी ग्रास है जिस पे जो ये जानवर हैं डिपेंड करते हैं, विच इज़ वेरी न्यूट्रिटिव। इस घास को जानवरों को दिया जाता है एंड इट इज़ वेरी न्यूट्रिशियस फॉर द एनिमल। मेज जो है चीफली फेड टू द कैटल एंड पिग्स ऑल्सो। अब कैटल रेयरिंग के बाद थर्ड स्टेप, क्योंकि उन्होंने फार्मिंग कर ली, कैटल रेयरिंग भी कर ली, अब जो थर्ड ऑक्यूपेशन उनका आता है दैट इज डेयरी फार्मिंग। सिंस कैटल एंड पिग्स आर सोर्स ऑफ मीट एंड मिल्क, डेयरी फार्मिंग हैज ऑल्सो वेरी वेल डेवलप्ड। मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर पैकेज्ड एंड एक्सपोर्टेड टू द मेनी कंट्रीज। वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे जानवर एक साथ रैंचेस में रखते हैं तो भाई मिल्क प्रोडक्ट भी मिलेंगे, डेयरी फार्मिंग हो रही है तो बहुत ज़्यादा पैकेजिंग होती है दूध की और दूध के प्रोडक्ट की, और उसे दूसरी कंट्रीज़ में जो है एक्सपोर्ट किया जाता है। एंड मशीन्स आर यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर ऑल ऑपरेशन सच एज फॉर बेदिंग एंड मिल्किंग काउस। आपको पता है वहाँ पे ना दूध जो निकालते हैं ना गाय का, वो हाथ से नहीं निकालते हैं, मशीनों से निकाला जाता है। इवन मशीन ही वर्क करती है इतने सारे जानवर को नहलाने में। सो ग्रेट टेक्नोलॉजी हैज़ बीन यूजिंग इन द प्रेरीज। Now the last but not least, that is transport. Whether there are the facilities of transport or not, the prairie is having the good infrastructures of roads and railways.
Even the small village are well connected by the good quality of roads. जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना कि सऊदी अरेबिया में गांव में जो है फैसिलिटीज़ नहीं है, बट प्रेरीज में ऐसा नहीं है. प्रेरीज लैंड में स्मॉल विलेज को भी अच्छे रोड से कनेक्ट किया गया है, एंड दीज रोड्स हैव हेल्प्ड इन एस्टैब्लिशिंग अदर इंडस्ट्रीज टू. भाई देखो, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ होगी तो ट्रेड इंडस्ट्री बहुत अच्छे से डेवलप करेगा. ओके, नाउ वी कम टू एन एंड ऑफ द चैप्टर. Let's do the quick revision what you have understand in this chapter. Number 1, क्या understand किया आपने? The grassland are located in temperate zone, and then grasslands are known by the different name in the different continents. याद आ रहा है ना? Pampas, Veld, Steppe, Downs and prairies. And then prairies are vast lowland covered with grass, and they now converted into the farmland also. Farming is the main occupation and commercial activity भी है इनकी. Cattle rearing भी है main occupation, and apart from cattle rearing, dairy farming भी वो करते हैं. And large network of road has been developed in the prairies. So बेटा, हमने ये सारे concept अच्छे से discuss किए. अब आपकी टर्न है, अच्छे से रिवाइज कीजिए एंड डू द एक्सरसाइज योरसेल्फ.